फास्ट तो नहीं लग रहा ना? ठीक लग रहा है? स्पीड ठीक चल रहा है? ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7। छोटा सा रिवीजन करते हैं। ये टॉपिक क्या था हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, जिसका पहला केस है फाइनाइट, अगर है फाइनाइट लेंथ अगर है, मान लो ये आपके पास क्या है, एक वायर है जिसके ऊपर एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने पूरा सॉल्व किया था, मैं पूरा तो नहीं कराऊंगी लेकिन आपको फिगर समझा देती हूँ और क्या फॉर्मूला आया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए पी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कैसे निकालूंगी? देखो, मैं सिंपली नहीं निकाल सकती के क्यू बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, क्योंकि मेरे पास अब चार्ज जो है वो अलग अलग दूरी पर रखा है। तो मैं क्या करती हूँ, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालती हूँ, फिर उसका मैं इंटीग्रेशन कर लेती हूँ। तो जब मैंने इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया था जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, जिसका लेंथ है डीएल, जिसका दूरी इस पॉइंट से कितना है, मान लीजिए आर है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस लेंथ से, ये ए है। तो हम लोगों ने इस एलिमेंट की वजह से, जो कि एक प्लस डी क्यू चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इसका डायरेक्शन होगा इधर। ठीक है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आप के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन वो नहीं कर रही मैं, पहले इसकी कॉम्पोनेंट लेती हूँ। मान लीजिए ये एल्फा है या फाई है, तो ये वर्टिकली अपोजिट फाई हो जाता है, इसका इधर कॉम्पोनेंट डीई कोस फाई आएगा और इधर कॉम्पोनेंट डीई साइन फाई आएगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं इसमें, सबके दो दो कॉम्पोनेंट्स करेंगे आप, तो आपके पास दो कॉम्पोनेंट्स का अलग अलग इंटीग्रेशन से दो कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे आपके पास। अभी ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे क्योंकि आपके पास ये सिमेट्रिक बीच में नहीं रखा, मिड पॉइंट पर अगर कहीं रखा होता तो आप बोल देते कि ऊपर वाला और नीचे वाला भी एक कंपोनेंट होगा जो डी साइन फाई को कैंसिल कर देगा और डी कोस फाई का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, जैसे मिरर एलिमेंट हमने करा था। पर यहाँ हम वो केस नहीं ले रहे, हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन को मैं ई परपेंडिकुलर का नाम दे रही हूँ क्योंकि लाइन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। इसके इंटीग्रेशन को मैंने एक नाम दिया था ई पैरेलल। इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, पैरेलल टू द लेंथ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, ई परपेंडिकुलर प्लस में ई पैरेलल। अब हमने ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकाला था। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है? याद है किसी को? के लैम्डा बाय में ए इंटू में साइन थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 1। अब थीटा 2 थीटा 1 क्या था, जो एंड्स ने एंगल बनाया था, जो इसके एंड ने इस पॉइंट के साथ एंगल बनाया था, वो है आपके पास थीटा 2 थीटा 1। ऊपर वाला हम लेते हैं थीटा 1 और नीचे वाला हम लोग लेते हैं क्या, थीटा 2। आपको याद हो सारा हम लोगों ने जो वैल्यूज थी वो एंगल्स में कन्वर्ट करके और फिर लिमिट्स ली थी माइनस थीटा 2 से थीटा 1, तो हमारे पास दो रिजल्ट आए थे। ठीक है, और फिर ई पैरेलल कंपोनेंट मेरा कितना निकल के आया था भाई, के लैम्डा अपॉन ए, यस, ब्रैकेट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम बेटा? मनोज कुमार। मनोज, वेरी गुड। तो ये आपको याद होने चाहिए रिजल्ट्स। अगर मुझे नेट लिखना है तो इसमें रख सकती हूँ मैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन क्या होगा इसका, आई कैप लिख दू आगे, इस तरफ है ना नेट, और इसका डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस जे कैप। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जो भी आंसर आएगा आगे आई कैप लगाए और पैरेलल में जो भी आंसर आएगा माइनस जे कैप लगाए, अगर वेक्टर में आपको रिप्रेजेंट करना है तो। ठीक है, मैग्नीट्यूड याद रखिए, डायरेक्शंस तो आप निकाल लोगे। अच्छा, इसके ही हमने दो केसेस डिस्कस किए थे, सेमी इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट वाला डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास एक लेंथ इनफाइनाइट को जा रही है, एक एंड मुझे पता है, मान लीजिए ये जो एंड है ये मुझे पता है, ये इनफाइनाइट को जा रहा है। तो अगर मैंने पी पॉइंट यहां ले लिया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, तो थीटा 1 जो अब ऊपर ये बनाएगा वो एंगल कितना बनेगा, लगभग 90 डिग्री। आप ये सोच भी सकते हो, कोई एक बहुत लंबी बिल्डिंग है, अगर आप उसके बहुत क्लोज खड़े हैं और आप ऊपर देखते हैं तो आपका जो विजन है वो लगभग परपेंडिकुलर जा रहा है इस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूर खड़े हैं तो आपका इस तरीके से विजन जाता है, समझ रहे हो?
तो ये आपके पास थीटा 1 90 डिग्री हो गया। थीटा 2 कितना हो जाएगा? अभी इस एंड से अगर मैं मैच करती हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है पी पॉइंट तक, इनके बीच में क्या एंगल है? 0 ही एंगल है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर कितना बनता है? साइन थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 1। यहां पर अगर आप थीटा 2 को 0 कर रहे हैं और थीटा 1 को 90 कर रहे हैं तो साइन 90 1 होता है एंड साइन 0 0 होता है। तो मेरे पास रिजल्ट कितना बचता है? के लैम्डा बाई ए इज दिस डिस्टेंस। ई पैरेलल क्या हो जाएगा? के लैम्डा बाई ए इंटू में कोस थीटा 2 माइनस में कोस थीटा 1। तो थीटा 2 मेरे पास 0 बन रहा है, दिस इज 0 एंड दिस इज 90, तो कोस 90 तो पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, और कोस 0 कितना होता है? 1, तो आंसर कितना आ गया? के लैम्डा बाई में ए। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस और नो? यस मैम। आगे चलते हैं। अगर हम इनफाइनाइट लेते हैं दोनों तरफ लेंथ को, मान लीजिए ये भी इधर इनफाइनाइट है और ये भी इधर इनफाइनाइट है और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, तो इसमें अब मान लो किसी भी पॉइंट पी पर निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इसका, तो बता दो मुझे थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा? सर बताइए। मैम जो थीटा ऑलमोस्ट 90 ही हो जाएगा, थोड़ा कहीं तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो। हाँ, दोनों तरफ इन्फिनिटी जा रहा है तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो आपको जहां पर भी इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड लिखा हो या लॉन्ग वायर लिखा हो तो आप समझ सकते हो इनफाइनाइट वाला केस है जहां पर थीटास जो है वो आपके जीरोस बन तो फिर 90s इसके अंदर जो ई है वो 0 रहेगा, भले ही कॉस लगाए या फिर साइन लगाए। क्या बेटा? मैम इसका आंसर तो फिर 0 ही आएगा। 0 नहीं आएगा, अभी देखो थीटा 1, तो यहाँ पर थीटा 2 90 है, ये भी 90 है ना, तो साइन 91 साइन 91, तो ये नहीं बन जाएगा 2 के लैम्डा बाई ए? यस और नो? मैम इसे कॉस में नहीं चेंज करें? कोस वाला भी देख लेते हैं, के लैम्डा बाई ए इंटू में कोस थीटा 2 मैम 0, ये 0 हो जाएगा। यस मैम मैं इसी को कह रहा था। ये 90 अगर आप लेंगे कोस 90 0 कोस 90 0 0 माइनस 0, तो ये पैरेलल कंपोनेंट वैनिश हो जाएगा, सिर्फ एक नेट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये आपको लेना आना चाहिए कैसे करना है। फिर हमने किया था यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। मान लीजिए एक रिंग है और इसके ऊपर हमने कोई प्लस क्यू चार्ज दिया, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस कितना है? पूरे पे इस पे से चार्ज है, इसका रेडियस मान लीजिए कितना है? आर है, सेंटर से दूरी, और एक एक्सियल पॉइंट हम लेते हैं, इससे पास होता हुआ जो एक एक्सिस है, मान लीजिए पी पॉइंट ले लिया जो कि एक एक्स दूरी पर है। ठीक है, और इसको हम मैच करते थे, वही हम एक छोटा एलिमेंट लेते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट दोबारा दोहराते हैं, ये थीटा होता है। तो आपका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है पी पॉइंट पर? याद है किसी को फॉर्मूला? के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा, ये फॉर्मूला बनेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ये बनेगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। मैम पावर 3/2 क्यों आई? वो हम डिराइव करेंगे ना, उसमें आएगी। ठीक है, डिराइव करोगे जब आपके पास एक कोस थीटा आएगा, उसकी वजह से एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा, और एक आपके पास आएगा जब आप एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालते हो ना, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, दोनों को कंबाइन करते हैं, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तब 3/2 आता है। तो वो आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा कि कैसे आया है। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। अच्छा, सेंटर की अगर मैं बात करूं, एट सेंटर एक्स 0 हो जाएगा ना, ई नेट क्या बन जाएगा फिर? के एक्स के क्यू एक्स बाय आर की पावर क्यू। ऊपर एक्स है, एक्स को 0 कर दो, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एट एक्स इनफाइनाइट अगर मैं कर दूं अप्रोक्सीमेटली, मतलब मान लीजिए बहुत दूरी पर मैंने एक्स को रख दिया, तो क्या हो जाएगा? ई नेट के क्यू एक्स बाय में, अब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो जब इसको आपने बहुत बड़ा कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2।
एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल होएगा, ये बनेगा के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर। क्या है, कुछ जाना पहचाना रिजल्ट लग रहा है? यस मैम। पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है। आप ये सोच भी सकते हो कि एक मान लीजिए आपके हाथ में कोस्को की बॉल है या कुछ भी, ये रिंग है, और आप बहुत दूरी पे चले जाएंगे और एक पास आएंगे, पास में आपको रिंग दिखेगा, दूर से जाएंगे पॉइंट चार्ज दिखेगा ना, तो दूर से आपको वही इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, जैसे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किन पॉइंट्स पे बनता है, वो निकालने के लिए हम डीई बाय में डीएक्स करके इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो एक्स का वैल्यू आता है प्लस माइनस r बाय √2। डिस्टेंस पे अगर आप रखते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब रिंग के इधर भी और इधर भी दोनों पॉइंट पे आएगा ना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए आपके पास प्लस माइनस आया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जो एक्स है इसमें पुट कर दो, तो आपके पास जो ई मैक्सिमम है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि वैल्यू कितना आएगा। क्लियर है सबको? यही हम लोगों ने Yes, लास्ट ma'am. क्लास में सारी चीजें डिस्कस करी थी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। θ1 और θ2 बता दो, बस इतनी कहानी है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे θ1 और θ2। मैम इसमें थीटा किधर है, मतलब किधर का एंगल बताना है हमें? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो पी पे आपको याद हो, दो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। दोनों में θ1 θ2 आते हैं ना। ओके। कहां से निकालते हो आप? लेंथ के एंड, जो रोड का लेंथ का एंड है, एंड पॉइंट्स जो है उनको मैच करते हो, जिस भी पॉइंट पे निकालना होता है, फिर आप θ1 θ2 देखते हो कितना बनेगा वहां से। एक तो 90 बनना चाहिए, एक 0 शायद से। ठीक है, बाकी बच्चे? देखो, सबसे पहली बात, अगर मेरे पास सिंपल सा केस होता, मान लो एक तरफ इंफिनिटी है, 0 तब बनता है जब ये लेंथ का एंड के सामने आपने कोई पॉइंट पी ले रखा है। ठीक है, और ऊपर इंफिनिटी है तो 90 हो गया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा दिमाग चलाया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉइंट ले लिया यहाँ, एंड तो यहाँ है, ये इंफिनिटी है, तो ऊपर वाले एंगल में कोई समस्या नहीं है। ऊपर वाला एंड इंफिनिटी पे है, चाहे आप पॉइंट को कहीं रखो वो इंफिनिटी पे जाएगा, तो θ1 तो रहेगा ही 90। ठीक है, θ1 मेजर कैसे करते हैं? इस जिस भी पॉइंट से निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉल कराओ और ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाओ, तो आपको मिल जाएगा θ1। ये आपको पता है इंफिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, यहां पर भी अगर आप बात करें तो इंफिनिटी पे ही जा रहा है, तो लगभग 90 डिग्री का ही हो गया। यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस एंड को अगर मैं ज्वाइन करना चाहूं, इस एंड को मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। 37 नहीं आएगा। यस, दीपक ने सही जवाब दिया, माइनस करके निकाला क्या? इसमें क्या आएगा आपके पास? हमेशा याद रखें मेजरमेंट कैसे होता है। देखिए, मान लो आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहीं से भी है, तो जिस भी पॉइंट पर निकालना है, मान लो ये मेरा पॉइंट है, तो जो एंड को मैच करना है इस पॉइंट से, मान लो अगर इंफिनिटी जा रहा है तो लगभग 90 डिग्री चला गया, यानी इधर से आप ऐसे घुमा रहे हो अपर एंड को देखने के लिए, नीचे वाले एंड का देखते हैं हम लोग, यहां से नीचे घुमाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा नीचे वाला एंड नीचे नहीं है, ऊपर है। कोई बात नहीं, घुमाना ऐसे ही है, इस पेन को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, जब तक वो आपने मैच किया हुआ है ना एंड को पी से, वो पॉइंट नहीं आ जाता। यानी यहां से घुमाना शुरू करेंगे, और सॉरी यहां से नहीं, जो परपेंडिकुलर डाला है वहां से इधर से घुमाना शुरू कीजिए, और जहां तक ये एंड को मैच किया हुआ है वहां तक नहीं पहुंच जाते। ये एंगल आपको लेना है θ2। ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 37 डिग्री। क्लियर है सबको? अब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों आ जाएगा। नेट निकालना है तो नेट भी निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ जी प्रदीप, बोलो बेटा।
हैंड रेज किया ना आपने? ठीक है, तो अभी देखो ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने ऑप्शन ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल अलग अलग पूछा हुआ है, या उन्होंने ई नेट पूछा हुआ है कि ई परपेंडिकुलर, ये आपको पता है एक आई कैप डायरेक्शन में होता है और एक आपके पास इस तरीके से आता है जे कैप डायरेक्शन में। दो वेक्टर्स बनते हैं ना, एक आपके पास इधर बनेगा एक इधर बनेगा, और रिजल्टेंट निकालने को बोला है तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये है आपका हिंट। अब इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यूज पुट करना और आंसर निकाल के मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है? ओके मैम। आगे चलते हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। आसान है, ध्यान से समझ लें, डायपोल पे क्वेश्चंस भी काफी अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो हम लोग दो चार्जेस लेते हैं इक्वल एंड अपोजिट। क्या लेते हैं हम लोग? दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे आपने रखे हुए। ये आपके पास माइनस क्यू है, ये आपके पास प्लस क्यू है, जो एक स्मॉल सेपरेशन पे रखे हैं। मान लीजिए 2l, सभी किताबों में 2l लिखा होता है, ठीक है? सिमेट्री की वजह से हम लोग 2l ले लेते हैं कि हम जो भी सॉल्व करेंगे फिर हमें पता है कि सेंटर से दूरी l है और इधर भी l है। लेने को कुछ भी ले सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अब ये जो सेटअप बना इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल सेपरेशन, यही आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब नई चीज क्या आती है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका जो डायरेक्शन है वो आपके पास कहां से कहा है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन है। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? P इज इक्वल टू चार्ज इंटू में सेपरेशन बिटवीन देम। कोई भी एक चार्ज, दोनों सिमिलर ही है, साइन अलग है, कोई भी एक चार्ज उठाओ, मल्टीप्लाई बाय में जो उनके बीच में सेपरेशन है, दैट इज डायपोल मोमेंट। क्लियर है सबको? डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अच्छा, यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर है सबको? मैम ये 2l क्यों लेते हैं हर बार? क्या क्या लेते हैं? लेंथ हमेशा 2l क्यों लेते हैं? 2l क्यों लेते हैं? ये एक साइन कन्वेंशन कह लो। हम इलेक्ट्रिक, अब मान लो इलेक्ट्रॉन का जो करंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन तो हम इधर लेते हैं, ठीक है? तो वो हमारा तरीका है, वो हम 2l लेते हैं। वो एक हमने सेपरेशन को नाम दे दिया 2l है, ठीक है? मान लो 4 मीटर अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में दूं तो 2l मेरा 4 मीटर है, ठीक है? l मेरा पास 2 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? तो वो थोड़ा सा हमारे अभी हम आगे जो डेरिवेशन करेंगे ना उसमें भी आपको समझ में आएगा, वो थोड़ा इजी होता है करने में। अदरवाइज लेने को कुछ भी ले सकते हो, z ले लो, x ले लो, y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो सबसे पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इसको एक्सियल पॉइंट भी कहते हैं, डायपोल के एक्सिस पे। तो वही माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन जो हम ले रहे हैं वो है 2l। ये सेंटर है, सेंटर से ये दूरी कितना है? n। ये दूरी कितना है? n। अब एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, देखो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ना। दो रखे हुए हैं साथ में, अब दो की वजह से क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, हमको वो निकालना है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? इसी के एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से मैंने ले लिया यहाँ P पॉइंट। अब इस डायपोल की वजह से मैं यहाँ पर क्या निकालना चाहती हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालूं? मैंने थोड़ा सा कुछ मेरी तरफ से वेरिएबल्स मान लिए कि यहां से मैं दूरी मान लेती हूँ x है, ठीक है? तो यहां से मैंने दूरी मान लिया। अब इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से ये मान लो नंबर 1 है, ये मान लो नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट और राइट? बताइए। माइनस क्यू की वजह से दिशा क्या होगी? हमेशा याद रखिए, चार्ज प्लस है तो प्लस की वजह से होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस की वजह से किधर होता है? टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरफ E1, और इसकी वजह से कहां होगी? अवे, E2, ठीक है? अब मैं E1 और E2 निकालना चाहती हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय में आर स्क्वायर चाहिए। अभी क्यू तो आपको पता है, के पता है, आपको दूरी चाहिए बस। तो मुझे बता दो E1 का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाय में क्या लिखूं E1 के लिए, डिस्टेंस कितना है उसका माइनस क्यू चार्ज से, डिस्टेंस कितना है इसको हटा दीजिए, अब बताइए डिस्टेंस कितना है, x प्लस एल। x प्लस एल, यस, x प्लस एल का स्क्वायर। E2 कितना हो जाएगा आपके पास, के क्यू बाय में x माइनस एल का होल स्क्वायर। यस, x माइनस एल का होल स्क्वायर। ई नेट क्या होगा, बड़ा कौन सा इनमें से, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है, E2। तो E2 माइनस में E1, नेट आपके पास इस तरफ आ रहा है ना, डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखें कि किधर बन रही है, तो नेट आपके पास किधर आ रहा है, इधर। अब E2 का वैल्यू के क्यू बाय में x माइनस एल का होल स्क्वायर, और E1 का वैल्यू के क्यू बाय में x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, यहां सॉल्व कर रहे हैं, के क्यू कॉमन ले लीजिए और नीचे यहाँ एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा एलसीएम में, x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसे ले लू। अब इससे करेंगे जब सॉल्व तो ये आएगा आपके पास x प्लस एल का होल स्क्वायर, और इससे करेंगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है। अब आप इसको ओपन कर सकते हो, तो ये आएगा के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, माइनस बाहर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बता दो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो। ये मैंने कैसे किया सॉल्व, x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, इस स्क्वायर को बाहर लिख लो सारे को ऐसे। ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है अभी? यस मैम। बाकी चीजें तो मैंने ओपन करी है, तो देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच रहा है बेटा, ये इससे कैंसिल होगा, एल स्क्वायर माइनस एल 4xl। तो मेरे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो बच रहा है ऊपर 4xl, डिवाइडेड बाय में नीचे था मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बाहर एक चीज और भी थी, के क्यू थी ना, ये रही के क्यू। अभी डायपोल मोमेंट पड़ा था, डायपोल मोमेंट है क्यू इंटू में सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन हमने यहाँ पर भी 2l ही ले रखा है, तो मैं इसको डायपोल मोमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। और दूसरा एक अजम्पशन मैं लूंगी कि जो x है दैट इज वेरी 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 लार्ज देन n। जो डायपोल्स हैं आपके इलेक्ट्रिक डायपोल्स जो हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल है, लगभग 10⁻⁹ मीटर्स। तो अगर आप सेंटर से 1 मिलीमीटर पे भी निकाल रहे हो ना, तो दैट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, इवन 1 मिलीमीटर भी। तो यू कैन नेग्लेक्ट दिस L इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास सिंपली x का 4 बच गया, x का पावर 4 बच गया। ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाह रही हूँ, मैं 2q इंटू एल को एक करके एक 2 बाहर निकाल लेती हूँ, और एक बच गया मेरे पास k, और एक आपके पास x है। क्या ये चीज सेम नहीं बन रही? यस मैम। सेम बन रही है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इतना पार्ट को ये लिख सकते हो p। तो ये आपके पास बन गया k p x, दिस इज योर ई नेट, करेक्ट। अब ये x से x कट रहा है एक, ये बनेगा आपके पास kp बाय में x क्यूब। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। लर्न इट कि एक्सियल पॉइंट पर डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो है kp बाय में x क्यूब। सिंपल, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो मुझे डायरेक्शन बताइए। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसी तरफ होगा, माइनस से प्लस, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उसी दिशा में है।
तो मेरे पास सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ई नेट के ऊपर वेक्टर लगा दो, के पी वेक्टर बाय में एक्स क्यूब। ये आंसर आ गया। एक जो इससे कंक्लूजन निकला ग्राफ्स में जो आपको हेल्प करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है। वो दूरी कितना आप ले रहे हो सेंटर से, उस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड कितना पावर क्यूब। ठीक है, क्लियर है सबको? चले आगे। तो एक पॉइंट तो आपने कर लिया, एक केस कर लिया कि एक्सियल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, एक्सियल पॉइंट की बात करें, तो डायपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा केपी बाय में एक्स क्यूब। अब हम सेकंड केस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। इसी का दूसरा नाम है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। वही सेम चीज करेंगे, एक माइनस क्यू इधर लिया, एक प्लस क्यू, एक डायपोल मैंने मान लिया, इसका जो दूरी है वही 2l है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ले लो, ये कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट मानूंगी मैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लीजिए जो पॉइंट आपका ये यहां है P पॉइंट। अब इसको आप देखिए ज्वाइन कर सकते हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये L है, ये L है, ये दूरी जो पॉइंट का है वो हम x मान लेते हैं सेंटर से जो है। ये बता सकते हो कितना होगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये कितना होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस मैम। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होंगी, कैसे निकालना है। सबसे पहली बात, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दोनों आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट भी है। साइड ये देखो कॉमन है, हाइपोटेन्यूज भी सेम है और लेंथ भी सेम है। तो यहां से आप देखो सबसे पहली बात कि माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर चार्ज, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी की तरफ होगा। इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो, ये E1 हो गया। प्लस क्यू की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, वो चला जाएगा इधर, ये E2 हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब E1 और E2 देखते हैं वैल्यू कितना है P पॉइंट पर। E1 का वैल्यू बताना जरा मुझे। चार्ज जो है वो है Q, के क्यू बाय में R स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। क्या बन गया ये, के क्यू बाय में L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। E2 बता दो क्या है, के क्यू बाय में वो भी सेम ही है, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, के क्यू बाय में L स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई? क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है? यस मैम। ठीक है, इन दोनों को एक मान लो, मान लेते हैं लेट्स से E है ये। ठीक है, यानी E1 E2 को जो मैंने अलग से रिप्रेजेंट किया था, इसको हम मान सकते हैं कि दोनों सेम ही है, EE। अब हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे, देखो कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है, अच्छा इनका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर ही होगा ना, इस डायरेक्शन में। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, इनका रिजल्टेंट इसी तरफ होगा, होगा या नहीं होगा? तो डायरेक्शन आपको पता लगी कि आपका मोमेंट जो था, डायपोल मोमेंट जो था उसका माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पॉइंट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। एक तो मैं सीधा लगाऊं फॉर्मूला वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को सीधा मैं रिजल्टेंट निकालू, निकल कितना रहा है। दूसरा मैं तरीका क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रेक करके देख लेती हूँ कॉम्पोनेंट्स को, थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो यहां पर मैं ब्रेक करना चाह रही थी, तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा,
ये जो लाइन बन रही है ग्रीन कलर में ब्लू वाले के पैरेलल बन रही है, क्योंकि दोनों एक तो सेम है वेक्टर्स, उनके बीच में से ऐसे पास होगा। तो ये E भी plus थीटा cos होगा। theta. हाँ जी बेटा, E minus cos theta. ई माइनस कोस थीटा, ये भी थीटा होगा। देखो अभी देखो ई कोस थीटा इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में अगर आप निकाल रहे हैं, और इसके परपेंडिकुलर आएगा क्या, ई साइन sin थीटा। थीटा। सिमिलरली इसका भी इधर ही आएगा प्लस में ई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा एक ई साइन थीटा। कौन सा कैंसिल हो रहा है, E sin थीटा। ये तो गया। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो ट्वाइस ऑफ ई कोस थीटा है। क्लियर? और ई आप निकाल चुके हो, वैल्यू पुट कर दो। ट्वाइस ऑफ ई का वैल्यू कितना निकाला है आपने, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। और कोस थीटा बताओ कितना होगा, ये ट्राइंगल में कोस थीटा निकाल के बताना जरा। कोई भी ले लो, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, मेरे पास हाइपोटेन्यूज सेम है दोनों में। कोस 45 होगा। बी बाई एच यानी एल बाय में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बन रहा है। ये ई नेट हो गया। ये बात सबको समझ में आया कैसे आया कोस थीटा? कोस थीटा क्या होता है बेटा, बी बाई एच। तो बेस क्या है, एल, और हाइपोटेन्यूज कितना बन रहा था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस मैम। अब इसको देखो कंबाइन कर लो, 2QL, इसको क्या लिख सकती हो, 2Q और L, डायपोल मोमेंट P, और इनको कंबाइन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 है। बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 3/2। यस। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का पावर आ गया 3/2, ये आपके पास नेट आ गया। अब वही सेम अजम्पशन में लगाऊंगी कि जो x है दैट इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू l। ठीक है, तो आपके पास जो ई नेट बन रहा था वो बन रहा है क्या, kp बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, kp बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। यूज योर अजम्पशन दैट x इज वेरी वेरी लार्ज देन l। तो आपके पास क्या बन जाएगा, kp बाय में एक्स क्यूब। तो ये आ गया आपके पास ई नेट इक्विटोरियल पोजीशन पे। पीछे क्या आया था, एक्सियल पोजीशन पे 2kp बाय एक्स क्यूब, यहाँ कितना आ रहा है, उसका आधा, kp बाय एक्स क्यूब। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूं तो मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों क्यों लगाना पड़ा बताओ, क्यों लगाना पड़ा? ये देखो, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन है -q से +q, राइट। और जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ रहा है अपोजिट। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर का डायरेक्शन पलटना पड़ेगा ना। तो अगर मैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पलट दूं तो -p हो जाएगा। एक वेक्टर का नेगेटिव अगर मैं कर दूं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करें अगर सेम करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी में दैट इज माइनस ऑफ kp बाय में एक्स क्यूब। आई बात समझ में? यस मैम। ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि ई इक्विटोरियल वाला जो पार्ट है, इक्विटोरियल, इसका अगर मैं 2 गुना कर दूं तो वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सियल वाला। समझ में आ गया सबको? ये फाइनल रिजल्ट है। तो 2 केसेस हम लोगों ने कर लिया, इसमें कोई भी डाउट है? एनी डाउट? ओके, अभी एक लास्ट केस हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। 2 तो कर लिए, ये आपके पास क्या है -q, ये आपके पास है +q, इनके बीच का दूरी जो हम लेते हैं 2l।
ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये दूरी कितना है L। तो इसका अभी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या है, इसको हटा देते हैं। अब कोई भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लीजिए। पहले एक्सियल पे निकाल चुकी, परपेंडिकुलर पे निकाल चुकी, अब कहीं पर भी कोई भी जनरल पॉइंट लेट्स से यहां ले लिया, जो कि इससे कितना दूरी पर है, सेंटर से x दूरी पर है और एंगल थीटा बना रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरा फॉर्मूला आता है √3 cos स्क्वायर थीटा +1, और बाहर आपके पास आएगा, एक सेकेंड में, को बाहर आएगा आपके पास KP/x³, KP/x³। दिस इज योर ई नेट ऑन P पॉइंट। अगर P पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हो तो KP/x³। P क्या है, जो ओरिजिनल जो डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये P है, और x इस पॉइंट का दूरी है, थीटा है जो वो इसके एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। अब हम ये निकालते हैं, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, कैसे आया ध्यान से सुनिएगा, बुक्स में ऐसे समझाया हुआ नहीं मिलेगा, तो ध्यान से सुन लो इसको। अब मैं जो डायपोल मोमेंट है ना उसके कंपोनेंट्स लूंगी, डायपोल मोमेंट के, इसको हटा दो एक बार फॉर सम टाइम, इसको भी हटा दो, ठीक है। ये थीटा हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये कोई भी पॉइंट ए मान लो, चलो ये जो डायपोल मोमेंट है P, इसका डायरेक्शन इधर है ना, -q और +q का, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट इधर से इधर पॉइंट कर रहा है P, इसका मैं इधर कंपोनेंट लूंगी, एक तो इधर आएगा कंपोनेंट इसका P cos थीटा ऐसे, ठीक है, और एक इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर किधर आएगा ऐसे, ये आपके पास क्या हो गया P sin थीटा। तो मैंने डायपोल मोमेंट को ब्रेक कर लिया, एक इस डायरेक्शन में P cos थीटा, एक इस डायरेक्शन में P sin थीटा। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो P को पहले तो पुराने वाले रिजल्ट लिख लो, ए एक्सियल क्या था 2kp/x³, और ई इक्वेटोरियल क्या आया था आपके पास kp/x³। ये तब था जब आपने -q और +q का बीच का डायपोल मोमेंट P है। अब इस डायपोल मोमेंट को मैंने ब्रेक कर लिया, अब मेरे नए डायपोल मोमेंट्स बन गए दो, एक बन गया P cos थीटा, एक बन गया P sin थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, P cos थीटा के लिए ए पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? P cos थीटा के लिए मान लो ऐसे मेरे पास ये डायपोल मोमेंट बन गया, इस तरह मैं दिखा रही हूँ इसको, और ऐसे कोई एक पॉइंट है ए, तो ये डायपोल पहले P था तो मेरे पास रिजल्ट आया था ये, और अगर P cos थीटा डायपोल मोमेंट है और उसी के एक्सिस के अलोंग में निकाल रही हूँ किसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा E एक्सियल 2kp cos थीटा बाय में x³, जो इनका बीच का दूरी था, ठीक है। ऐसे ही ई इक्विटोरियल, ये वाला जो डायपोल है इसके लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो ई इक्विटोरियल इसका जो आएगा वो आएगा आपके पास 2kp sin थीटा बाय में x³, 2 नहीं आएगा, kp sin थीटा बाय में x³। ये समझ में आ गई सबको? करने का तरीका क्या है, P था, P को ब्रेक कर लिया, P cos थीटा, अब P cos थीटा को एक डायपोल मोमेंट मान लो, उसी के अलोंग किसी पॉइंट पर निकाल रहे हो तो वो एक एक्सियल पॉइंट हो गया उस डायपोल मोमेंट के लिए। और P sin थीटा की बात करो, वो परपेंडिकुलर है उसके, और ए पॉइंट उसके लिए इक्विटोरियल पॉइंट हो गया। तो रिजल्ट्स जो थे मेरे पास उनमें P की जगह चेंज कर दो कि P cos थीटा है या P sin थीटा है वहां पे। तो यहां से अब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। देखो एक तो आपके पास आएगा इसी डायरेक्शन में, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ जूम करके दिखा रही हूँ, या यही दिखा देते हैं लोग, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं इसको, ये पॉइंट हो गया आपके पास ए पॉइंट। तो एक तो आ रहा है ई एक्सियल, आपको पता है कि जो नेट आएगा ई एक्सियल वो अवे फ्रॉम दिस डाइपोल होता है, तो ये ई एक्सियल जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ई इक्विटोरियल वाला कहाँ आ रहा था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर ये है तो इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा ऐसे,
ये ई क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे कुछ इनके बीच में बनेगा, लेट्स से इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो जो रिजल्टेंट आया ना ओरिजिनल डायपोल से कुछ थीटा प्लस अल्फा एंगल आगे चला गया। थीटा ओरिजिनल था, प्लस में अल्फा एंगल और आगे चला गया। और अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो ई रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट ई एक्सियल जो भी है आपके पास उसका स्क्वायर, प्लस में ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा नहीं ले रही। क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। अब ये दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे बन रहे हैं, एक आपके पास ऐसे है और एक आपकी परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट मैंने लिया ही नहीं, सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये आएगा आपके पास ई एक्सियल का होल स्क्वायर 2kp cos थीटा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 2kp cos थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस में kp sin थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अभी इसमें से कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, जैसे kp बाय एक्स क्यूब जो है स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन आ जाएगा, kp बाय में एक्स क्यूब ऐसे आ गए। अंदर बचेगा आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। एक cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ कंबाइन करेंगे, आपको पता है एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन गया kp बाय में एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। x क्या है, उस पॉइंट का सेंटर से दूरी, दिस इज x। थीटा क्या है, जो इसके ओरिजिनल के साथ जो बना रखा है उसने एंगल थीटा हो गया, बस ये पता होना चाहिए। और थोड़ा सा अगर आप डायरेक्शन समझना चाहते हैं तो थीटा प्लस अल्फा एंगल आगे चला गया, और टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हो आप, जैसे ई एक्सियल ये है, ये मेरा आया ई इक्वेटोरियल, ये रिजल्टेंट आ गया ई आर, ये एंगल अल्फा लिया है। तो मैं ऐसे ट्राइंगल बना लूं अगर, तो टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा ई इक्वेटोरियल जो आया है आपके पास डिवाइडेड बाय में ई एक्सियल जो आया है, दोनों को डिवाइड कर लो, हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर डायरेक्शन बताना चाहें तो टेंजेंट अल्फा से बता सकते हैं। टोटल डायरेक्शन ओरिजिनल वाले डायपोल से कितना आगे जा रहा है, वो थीटा प्लस अल्फा जा रहा है। तो ये मेजर रिजल्ट याद रखिए, अगर आपका आता है नीट स्टूडेंट, अगर आप हैं बायो स्टूडेंट्स है तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए क्या आ रहा है, टेंजेंट अल्फा पता होना चाहिए क्या आ रहा है। जैसे ई इक्वेटोरियल मेरे पास क्या आ रहा था, kp sin थीटा बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय में 2kp sin थीटा बाय एक्स क्यूब, तो आपके पास हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ये रिजल्ट क्या आएगा, हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे सारे केसेस कवर हो जाते हैं यहाँ तक। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, एनी अदर डाउट? क्लास में बच्चे हैं कि नहीं? प्रियांशी, प्रदीप, आगे समझ में? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है। थोड़ा सा लास्ट वाला खुद ब्रेक करके देखना, वो समझने का तरीका है कि पी की जगह पी कोस थीटा और पी साइन थीटा कर दोगे और कैसे कैसे रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। आप में से मैथ्स के स्टूडेंट कितने, एक बार बताना, हैंड रेज करना। प्रियांशी एंड मनोज कुमार। तो आप इसको प्रॉपर समझ सकते हैं जो भी मैंने बताया, अदरवाइज इसका रिजल्ट बाकी बच्चे याद रखें। ठीक है, कवर कर लिया हम लोगों ने। डायपोल से रिलेटेड थोड़ा सा और रह गया, टॉर्क क्या लगता है डायपोल पे अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दें, तो वो चीज हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा।